हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगी और यदि आप चाहें तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। और मैं आपको बाईलिंगुअल पढ़ाऊंगी, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों, मतलब मैं मीनिंग बताते चलूँगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, यानी रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल का मतलब रासायनिक, रिएक्शन का मतलब अभिक्रिया, एंड इक्वेशन का मतलब समीकरण। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है और इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं हमें इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर का इससे केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन से। ठीक है, बेसिकली डेफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, द प्रोसेस in which new substance with new properties are formed from one or more substance is called chemical reaction। ठीक है, द प्रोसेस एक ऐसी प्रक्रिया in which जिसमें new substance यानी नए पदार्थ with new properties नए गुणों के साथ are formed बनते हैं। ठीक है, तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें नए सब्सटेंस और नए गुणों के साथ फॉर्म होते हैं, बनते हैं फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस, एक या एक से अधिक सब्सटेंस की मदद से यानी पदार्थ की मदद से, ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन अगर हम पढ़ते हैं तो हमें उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूट, मतलब उसमें क्या है, क्या यूज़ करते हैं, उसकी जो टर्मिनोलॉजी है हमें वो भी पता होना चाहिए। जैसे कि किसी भी रिएक्शन में दो चीज़ें होती हैं, रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मतलब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहला हमारा क्या है, रिएक्टेंट। जैसे हम कोई भी रिएक्शन करते हैं तो उसमें यहाँ पर हमारे क्या रहते हैं, रिएक्टेंट रहते हैं। फिर यहाँ पर एक रिएक्टेंट होगा, यहाँ पर दो रिएक्टेंट होंगे, फिर ये होती है हमारी रिएक्शन, यहाँ पर हमारे कुछ प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, इस तरीके के हमारे रिएक्शन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। यानी इस साइड जो भी होगा यानी LHS। ठीक है, जो लेफ्ट साइड हैंड साइड होंगे उनको हम रिएक्टेंट बोलेंगे और जो राइट हैंड साइड होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। जरा डेफिनेशन देख ले, देखो, तो सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड, जो बनते हैं। ठीक है, जो किसी भी रिएक्शन में जो कुछ भी बनता है, ऐसे सब्सटेंस जो फॉर्म होते हैं, बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं यानी उत्पाद बोलते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखें, सबसे पहला है डाइजेशन ऑफ फूड। फूड डाइजेस्ट होता है तो जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, खाना खाते हैं और फिर उसका कुछ प्रोडक्ट भी निकलता है। ठीक है, तो जो खाना हम खाते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट कहलाएंगे। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट। और जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक, सेकेंड है जैसे रेस्पायरेशन, जैसे हम सांस लेते हैं, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को लेते, तो हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट हो जाएगी, जो हम ले रहे हैं वो क्या हो जाएगी, रिएक्टेंट हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन। रेस्पायरेशन भी टू टाइप से होती है, एरोबिक रेस्पायरेशन, एनारोबिक रेस्पायरेशन, इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसके बाद थर्ड, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, लोहे में जंग लगना। ठीक, तो इसमें भी क्या होता है, जैसे हमने कोई भी लोहे को खुले में, ह्यूमिड का मतलब समझते हैं, नमी वाले एरिया में हमने उसको छोड़ दिया। ठीक है, तो क्या होगा, उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करेगी। ठीक, ऑक्सीजन रिएक्शन करेगी, उसके बाद उसमें क्या लग जाएगी, जंग लग जाएगी। तो जो वो रस्ट को हिंदी में बोलते हैं जंग। तो जो ये रस्ट लगती है इसी को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। ये हमारी रिएक्टेंट होती है। यहाँ पर आयरन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करती है। ठीक है, आयरन को Fe से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को O2 से करते हैं। ठीक है, तो इसमें मेन हम क्या है कि ये क्या हुई, एक प्रोसेस हुई। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह आपकी है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जब भी हम किसी मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो क्या होता है, उसमें वाइट पाउडर बनता है। ठीक है, सिमिलरली फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दूध से क्या होना, दही का बनना। ठीक है, तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, बेसिकली केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो चेंज नहीं हो सकती। जैसे अगर जंग लग गई तो वापस वो लोहा सेम टू सेम नहीं हो सकता। अगर हमारा खाना पच गया तो वापस वो खाना नहीं बन सकता है। ठीक है, और दही अगर बन गया तो वापस वो दूध नहीं बन सकता है। तो ये जो हमारे केमिकल चेंज होते हैं वही हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, बेसिकली तो अब केमिकल रिएक्शन का पता कैसे चलेगा, केमिकल रिएक्शन के अंदर आता क्या क्या है, तो देखो क्या क्या आता है। सबसे पहले तो चेंज इन स्टेट। ठीक है, अगर आपकी स्टेट में चेंज हो रही है तो केमिकल रिएक्शन है। कलर में चेंज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन है। टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन है। और अगर आपके में गैस इवॉल्व हो रही है तो भी क्या है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अब हम एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी क्या लिखी है, वर्ड इक्वेशन लिखी है। वर्ड इक्वेशन का मतलब शब्दों में कोई इक्वेशन को लिखना। जैसे कि यहाँ पर आप पढ़ पा रहे हैं, स्पेलिंग वाइज लिखी है, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन। बट केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पर ये सिंबल, यहाँ पर ये सिंबल, यहाँ पर ये सिंबल, यहाँ पर ये सिंबल यूज़ हुए। तो इस एग्जाम्पल को समझने से पहले हम थोड़ा केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन को समझते हैं। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन होता क्या है, बेसिकली अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, एक जो केमिकल रिएक्शन होती है वो क्या रिप्रेजेंट यानी प्रस्तुत की जा सकती है बाई केमिकल इक्वेशन के द्वारा। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स यूजेज ऑफ सिंबल। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, सिंबल का यूज़ आता है। ठीक है, किसके, एलिमेंट्स के, या फिर जो रिएक्टेंट है उनके केमिकल फार्मूला भी एक ही बात है, दोनों या तो बोल लो सिंबल ऑफ एलिमेंट या तो बोल लो केमिकल फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, एक ही बात है।
एंड प्रोडक्ट विथ मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट, और इसमें प्रोडक्ट भी लिखा जाता है उसकी मैं फिजिकल स्टेट के साथ। फिजिकल स्टेट का मतलब वो जो प्रोडक्ट हमें मिला है वो सॉलिड है, लिक्विड है, या जो रिएक्टेंट है वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्रेसिपिटेट है, क्या है, इस तरीके से, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या है, द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, कुछ जो नेसेसरी यानी आवश्यक परिस्थितियाँ होती हैं जैसे कि टेम्परेचर, तापमान, प्रेशर, दाब, और एनी कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का मतलब क्या होता है, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का मतलब जो मतलब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट रिएक्शन की जो स्पीड है या वेलोसिटी बोल सकते हैं कि जल्दी हो जाए रिएक्शन या स्लो हो जाए, दोनों में पार्टिसिपेट करती है। मतलब कुछ जो कैटालिस्ट होते हैं वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, वेलोसिटी को, कुछ क्या होते हैं वो उसको कम कर देते हैं, ठीक है, तो इनको हम कैटालिस्ट बोलते हैं। तो ये भी क्या होता है, एरो के ऊपर लिखा जाता है, जैसे कि भैया नीचान हमने एक रिएक्शन ले लिया, हमने लिख दिया H+Cl इज इक्वल टू HCl, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, प्रोडक्ट, ये है रिएक्टेंट, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें हीट दे रहे हैं तो हम हीट को कैसे डिनोट करते हैं, एक ट्राइंगल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम इसको एक इस एरो के ऊपर डिनोट करेंगे, इसमें जो कुछ भी होगा, ठीक है। अगर हीट कर रहे हैं तो हीट, साथ में अगर हम कोई कैटालिस्ट यूज़ कर रहे हैं, मान लो मैग्नीशियम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ऊपर ही लिख देंगे मैग्नीशियम, ठीक है। इनकी हम स्टेट भी बता सकते हैं, मान लो हाइड्रोजन क्या है, गैसियस फॉर्म में है, ये भी क्या है, गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन HCl एसिड क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसको भी हम ऐसे नोट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ज़रा हम ऊपर का एग्जाम्पल समझते हैं। अब ये बर्ड इक्वेशन है, बर्ड इक्वेशन में देखो तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो ये जो बीच में एरो दिख रहा है, इसके इस साइड वाली जो भी होगी वो क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट, और इसके बाद में क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, LHS RHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। लेकिन अगर हमें इसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना हो तो देखो जिंक का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Zn, ठीक है। आप ये सब भी कॉपी पर नोट कर सकते हैं ताकि आपको एलिमेंट्स के सिंबल याद हो जाएं, ठीक है। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो H2SO4, ठीक है, तो ये यहाँ पर जो कि लिखा हुआ है। इसके बाद जिंक सल्फेट, तो जिंक के लिए जिंक और सल्फेट के लिए SO4, तो ये हो गया जिंक सल्फेट का फॉर्मूला, देखो। और बाद में क्या लिखा है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H2, तो ये हो गया, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जरा हम एग्जाम्पल देखते हैं, क्या लिखा है, मैग्नीशियम इज बर्न इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को एयर के साथ बर्न किया जाता है, तो मैग्नीशियम को फॉर्मूला क्या होता है, Mg, ठीक है, प्लस अब एयर के साथ बर्न किया जाता है, तो एयर में बेसिकली एयर हम जो रेस्पायर जो इनहेल करते हैं हम एयर को, तो हम क्या इनहेल करते हैं, बेसिकली ऑक्सीजन ही करते हैं ना, तो बस यहाँ पर एयर की जगह हम क्या लिखते हैं, ऑक्सीजन। अब जब ये दोनों हीट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, MgO बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी रिएक्शन होती है, अगर हीट करेगा तो हम इसको इस तरीके से ट्राइंगल भी ऊपर बना सकते हैं, ठीक है। अब हमारे जो नेक्स्ट पढ़ना है वो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। बैलेंस क्यों करना, अब देखो इसमें कोई झोल नहीं लग रहा, क्या झोल लग रहा है, ये लग रहा है कि इस साइड अगर हम देख रहे हैं तो एक मैग्नीशियम है, इस साइड एक मैग्नीशियम है, कोई बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई कमी नहीं है, ठीक। बट अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है। अब बताओ इसमें ये गड़बड़ है कि नहीं है, बिल्कुल है। को थोड़ा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में देखें तो हमने 9th क्लास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ना तो कोई भी मैटर यानी कोई भी पदार्थ है, ना तो उसको क्रिएट किया जा सकता है, ना तो उसका निर्माण किया जा सकता है, ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स होंगे, मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो सेम रहेंगे, मतलब वो रिएक्टेंट में भी सेम रहेंगी और प्रोडक्ट में भी। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, हमने मान लो 10 ग्राम का कुछ भी लिया, मतलब 2 चीज़ें ली, मिला जुला कर उनका जो वेट है वो 10 ग्राम है, ठीक है। हमने एक सॉलिड लिया और एक लिक्विड लिया, ठीक है। तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो अब चाहे सॉलिड फॉर्म में हो या वो लिक्विड फॉर्म में हो या वो गैसियस फॉर्म में हो, उसका जो वेट होना चाहिए वो 10 ग्राम ही होना चाहिए, ठीक है। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन होता है वो हमें ये शो कराता है, ठीक है, ये दिखाता है कि जितना हम रिएक्टेंट में लेंगे उतना ही हमें प्रोडक्ट मिलना चाहिए, समझ रहे हैं। ये इसमें इतना अंतर है, तो इसलिए हमें इनको बैलेंस करना चाहिए। तो अब देखो ये इनका एक स्टेप वाइज बैलेंसिंग का ये मेथड है, हिट एंड ट्रायल, ठीक है। तो हम इसको समझते हैं। एक एग्जांपल क्या लिखा है, Fe + H2O, तो क्या बन रहा है, Fe3O4 प्लस में H2, ठीक है। तो अब इसमें पहले हम इसमें जो पॉइंट्स लगे हम उनको पढ़ेंगे, फिर हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन लिखा है तो इस तरीके से हम लिख लेते हैं, और बाकी हमें अब इनमें बॉक्स बनाया है, लेकिन आपको मेन समझने से मतलब है, ठीक है। तो देखो क्या करना है, हमें सभी के नंबर, सभी एलिमेंट्स के नंबर देखने हैं। जैसे आयरन के कितने रिएक्टेंट साइड देखो, जैसे हम यहाँ पर भी रिएक्शन लिखे ले रहे हैं, हमारी रिएक्शन क्या थी, Fe प्लस में H2O, और क्या बन रहा है, Fe3O4 प्लस में H2O, ठीक है। अब जरा हम देखें तो आयरन के रिएक्टेंट साइड, ये रिएक्टेंट है, इस साइड कितने मॉलिक्यूल है, तो एक ही है,
तो यहाँ पर 1 लिख दिया। और अगर प्रोडक्ट साइड देखें तो कितने दिख रहे हैं, ये 3 बना है, ठीक है, तो 3, ठीक। अगर हम हाइड्रोजन के देखें तो इस साइड 2 है और इस साइड भी 2 है, तो देखो ये 2 और 2 हो गए। अब अगर ऑक्सीजन के देखें तो इस साइड 1 है और इस साइड 4 है, देखो यहाँ पर 1 लिखा है और यहाँ पर 4 है, तो ये लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड हमारे क्या होने चाहिए, ये और ये हमारे साइड दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है, जितने रिएक्टेंट साइड और उतने ही प्रोडक्ट साइड। देखो हम कैसे देखेंगे, तो जरा हम अपने मेथड से देखते हैं। आप लोगों ने मैथ में जरूर पढ़ा होगा, जैसे कोई भी इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन होती है, उसको बैलेंस करना, तो हम बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। जितने की जिस साइड कमी होती है उससे हम उतने का मल्टी, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट सब कुछ करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बेसिकली उतने का मल्टी करना है, यानी उतने कोएफिशिएंट का मतलब आप समझते हैं, जो आगे जितनी नंबर हो, जैसे इसके आगे जितनी नंबर हो, जैसे मान लो हमने लिख दिया 2x, तो x का कोएफिशिएंट क्या कहलाएगा, ये 2 कहलाएगा, ठीक है। तो हमें इस तरीके से मल्टी करना है। तो जरा हम देखते हैं। तो पहले हम आयरन को देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आयरन 1 है, यहाँ पर 3 है, तो बेसिकली इतना तो आप में कॉमन सेंस हो गई होगा कि हमें 3 यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर क्या मल्टी करेंगे, 3 का मल्टी करेंगे, ठीक है। तो हमारी जो आयरन की बैलेंस ही हो गई, यानी दोनों साइड बराबर हो गए, बिल्कुल परफेक्ट है, यानी बिल्कुल 3, दोनों साइड 3 है, ठीक। अब हम अगला अगर देखेंगे तो यहाँ पर इसमें देखो, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन और यहाँ पर कितना है, पूरे में देखो 1 ही है, तो हमें इसको भी 4 बनाना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 का मल्टी कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन और यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन, बिल्कुल हमारी ऑक्सीजन की जो बैलेंस है बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट दोनों साइड। बट अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो देखो यहाँ पर जो आगे लिखा होता है और जो नीचे लिखा होता है, इनका मल्टी कर देते हैं, 4 × 2, यानी इस साइड कितने हाइड्रोजन हो गए, टोटल 8 हाइड्रोजन हो गए, और इस साइड अगर हम देखें केवल 2 ही हाइड्रोजन है। तो 2 में हम ऐसा काय का मल्टी करें कि 8 आ जाए, तो काय का करेंगे, 4 का। तो अब देखो, अब आप पूरी इक्वेशन को देखो, तो देखो 3 आयरन 3 आयरन, ठीक, ये इस तरीके से यहाँ पर देखो 8 हाइड्रोजन तो 8 हाइड्रोजन, यहाँ पर देखो 4 ऑक्सीजन तो 4 ऑक्सीजन, तो आपकी जो इक्वेशन है वो परफेक्टली बैलेंस है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको। तो देखो अब अगर हम यहाँ पर देखें, देखो हमने जो किया था 3Fe, तो देखो यहाँ पर 3Fe, फिर क्या है 4H2O, तो 4H2O, फिर Fe3O4, Fe3O4 और 4H2O, तो 4H2O, तो हमारी जो इक्वेशन बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस। तो हमें इस तरीके से किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना है, ठीक है। और इसमें क्या कमी रह गई, तो हमें इनके ब्रैकेट में इस तरीके से लिख देना है कि ये सॉलिड है तो सॉलिड, गैसियस है तो गैसियस, एल मतलब एल, ठीक है, और जी मतलब गैसियस स्टेट, और ए क्यू का मतलब होता है एक्वस स्टेट। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब बेसिकली होता है कि उसमें से सारे के सारे जो मिनरल्स वगैरह हैं वो एक्सट्रैक्ट आउट कर दिए गए हैं, ठीक है। और हमें कुछ जो नेसेसरी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट, तो वो भी हम ऊपर नीचे जो हमारा एरो होता है उसके ऊपर या नीचे हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा, केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। केमिकल रिएक्शन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब हमने पढ़ा। अब हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है, इनके टाइप्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो बेसिकली इनके 4-5 टाइप, 5 टाइप है टोटल। टाइप तो बहुत सारे हैं, बट हमारे सिलेबस में केवल 5 है, तो हम उतने ही पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, कोई भी चीज़ अब कंबाइन होती है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। सिंगल का मतलब एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए। जैसे हमने ऊपर वाली जैसे हम इस रिएक्शन को अगर देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट तो हो गई ये 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। बट यहाँ पर प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। तो इस टाइप की रिएक्शन नहीं, जैसे कि हमने ऊपर एक और देखी थी, कौन सी देखी थी, MgO + O2, क्या बन रहा है, MgO, यानी एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाएंगे, आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएंगे, ठीक है। तो हमने कुछ एग्जाम्पल देखे, जैसे बर्निंग ऑफ कोल का जलना है, यानी कोयले का जलना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ वाटर का फॉर्मेशन, जैसे 2H2O और O2 मिलकर क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं, ठीक। तो एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पर देखो CaO यानी क्विक लाइम और हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी वाटर रिएक्ट कर क्या बनाते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर भी क्या बन रहा है, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक। तो यहाँ पर भी एक ही प्रोडक्ट, यहाँ पर भी एक ही प्रोडक्ट और यहाँ पर भी एक ही प्रोडक्ट, ठीक है। सेकंड रिएक्शन अगर हम देखें तो ये क्या है, हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो से आपको ये समझना चाहिए, कोई चीज़ जब निकलती है, बाहर की साइड निकल रही है अंदर से बाहर, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सो बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, एक्सो। बट अगर कोई चीज़ अंदर की साइड हो रही हो तो एंडो, ठीक है, एंडोथर्मिक होगी, जैसे हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या होगी हमारी एक्सोथर्मिक, ठीक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, जिसमें क्या होती है, हीट रिलीज होती है, फॉर जब प्रोडक्ट बनता है तो उसमें हीट रिलीज होती है, हमें देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, घर में जैसे पेंट वगैरह होता है, पुताई होती है, तो आप कलई समझते हैं, कलई, पानी में कलई को घोला जाता है। जैसे नया घर बनता है तो पहले उस पर कलई होती है, उसके बाद उस पर पेंट होता है, ठीक है। तो जब कलई को अगर हम जो जानते हो तो अच्छी बात है, जो नहीं जानते तो समझ लें। कलई क्या होती है, वाइट कलर की चौक की तरह होती है, बट वो चौक जैसी नहीं, चौक तो खा भी लेते हैं कुछ लोग, कलई नहीं खा सकते, उससे क्या होगा, मुँह जल जाएगा अंदर से, ठीक है। तो कलई को अगर पानी में डाल दो तो उसमें से बबल्स निकलने लगते हैं, ठीक है,
बबल ना निकले, बट जो वाटर होता है, पानी होता है, उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि उसमें क्या होता है, वो रिएक्शन होती है बट उसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस CH4 का मतलब क्या होता है, मीथेन, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वाटर निकलता है और हीट निकलती है। जैसे आपने पढ़ा होगा मे बी SST में, जो मार्सी एरियाज, सोशल साइंस में पढ़ा होगा, मार्सी एरियाज कर होता है, दलदली एरिया, ठीक है, वहाँ पर ये गैस पाई जाती है CH4 मीथेन, ठीक है। सेकेंड रेस्पिरेशन भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे अगर आप सांस लेते हैं तो जो हवा निकलती है वो क्या हो, जैसे सर्दियों में मुंह ढक के सो जाओ तो जो हवा निकलती है वो गरम गरम लगती है कि नहीं लगती है, तो वो भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि उसमें भी हीट या एनर्जी, हीट नहीं बोलेंगे, एनर्जी बोल सकते हैं, गर्म एनर्जी वो निकलती है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा ग्लूकोज, ये है ऑक्सीजन, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है वाटर, ठीक है, इतनी चीज़ें। तो ये रिएक्ट करती हैं और ये बनता है, ठीक है, ये रिएक्ट करती हैं और ये बनता है ज़रा। चलो आगे देखेंगे सेकंड टाइप, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, विघटन होना। विघटन मतलब कोई भी चीज़ टूट जाना, विघट हो जाना, ठीक है। तो द रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड क्या होता है, स्प्लिट्स, टूट जाता है इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस, 2 या 2 से अधिक। सिंपल का मतलब यहाँ पर साधारण नहीं, सिंपल का मतलब होता है छोटे छोटे। साइंस में हम सिंपल वर्ड का क्या यूज़ करते हैं, छोटे छोटे में, ठीक है, ना कि सिंपल साधारण में। और इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर लार्ज और बड़ा नहीं, कोई बड़ी चीज़ होगी तो उसको कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। कठिन, कठिन मतलब बड़ी चीज़ होना, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल देखो, मान लो ए कोई रिएक्टेंट है, तो रिएक्शन होने के बाद वो काय में टूट रही है, B और C में टूट रही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल, अब देखो डिकम्पोजिशन भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे थर्मल हो गया, इलेक्ट्रोलिटिक हो गया और फोटोलिटिक हो गया। तो हमेशा याद रखना जहाँ पर भी थर्मल लिखा हो समझ लेना वहाँ पर क्या यूज़ होगी, हीट। थर्मल मतलब हीट। आप इसको ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं, जब जैसे बुखार चढ़ता है तो हम क्या थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं, तो हमारी बॉडी का वो क्या करती है, हीट ही तो नापती है कितनी है। तो इस तरीके से हम थर्मो से इसको एसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो थर्मल डिकम्पोजिशन में हीट का यूज़ होगा। आप इलेक्ट्रोलिटिक से आप समझ रहे होगे, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक हीट बोल सकते हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ होता है। उसके बाद अगर फोटोलिटिक की बात करें तो फोटोलिटिक से आप कैसे कर सकते हैं एसोसिएट, जो सन है, सन से हमें क्या मिलता है, सन से हमें मिलता है, ये हमारा सन है, वेल ये सन तो नहीं लग रहा, देखो जैसे ये हमारा सन है, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये सन है, ठीक। तो इस सन से जो भी हमें यहाँ पर जो सनरेज मिलती है उसमें हमें काय के फॉर्म में मिलती है, फोटोन के फॉर्म में, ठीक है। तो इस फोटोन वर्ड से हम इस फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन को लर्न कर सकते हैं कि सनलाइट, सनलाइट, ठीक है। इसमें काय की जरूरत पड़ेगी हमें, सनलाइट की। तो सर हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं। तो पहले यहाँ पर एग्जाम्पल है, फेरस सल्फेट को जब हीट किया तो काय काय में टूट गया, वो फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राईऑक्साइड में, ठीक। ये ग्रीन कलर का होगा, बट ये यहाँ पर चेंज होकर जो हमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें रेड ब्राउन कलर का मिलेगा। हमने ध्यान करो, हमने बहुत पहले पढ़ा था, अभी इसी वीडियो में बहुत पहले ऊपर पढ़ा था कि चेंज इन कलर भी हमें क्या दर्शाता है, केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर भी ग्रीन कलर का हमें चेंज हो रहा है, रेड में हो रहा है, तो ये भी हमें क्या शो कर रहा है कि ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। वो तो है ही पता है, बट सेकेंड है CO3। इसको भी क्या करेंगे, हीट करेंगे तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, CaO में और CO2 में, ठीक। इस बार अगर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन की बात करें तो देखो इसमें भी जो वाटर है, वाटर काय में कन्वर्ट हो रहा है, H2 और O2 में, ठीक है। ये इस तरीके से एक आपको डायग्राम बनाकर यहाँ पर शो किया गया है, ठीक है। ये वाटर है, ये यहाँ पर हाइड्रोजन मिल गई, ये ऑक्सीजन निकल कर आ गई, ठीक है। ये रिएक्शन चल रही है, ये आपको इलेक्ट्रिक करंट, आपको नहीं, इस रिएक्शन में ये इलेक्ट्रिक करंट दिया जा रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक करंट दिया जा रहा है 6 वोल्ट का, ठीक। अब यहाँ पर फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो ज़रा हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन की तरफ एक नज़र डालते हैं। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, AgCl को जब सनलाइट देंगे तो वो Ag का मतलब क्या होता है, ये होता है सिल्वर। ये सिल्वर का एक नहीं मतलब ये सिल्वर का क्या है, सिंबल है, ठीक, Ag। और कॉपर का सिंबल क्या है, कॉपर का है Cu। CO मत लिख देना, CO होता है कोबाल्ट का कोबाल्ट का, ठीक है। ये इस तरीके से रिएक्शन है, और जो ऊपर की रिएक्शन है वो ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे एंडोथर्मिक हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें क्या हो, हमें हीट देने की ज़रूरत हो उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। जिसमें से हीट रिलीज़ हो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक, ठीक है। हमेशा ऊपर एरो बनाओ समझ लो गैस रिलीज़ हो रही है, ठीक है। और अगर नीचे को बनाओ तो समझ लो क्या है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर एरो का मतलब अलग है, यहाँ पर यहाँ से हटा ही दो, मैं थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको दे देती हूँ कि कभी भी प्रेसिपिटेट को अगर शो कराना है तो हम नीचे एरो बना देंगे, इसका मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट, शॉर्ट में लिखते हैं हम PPT, ठीक है। और अगर ऊपर की तरफ एरो हो तो इसका मतलब क्या होता है कि गैस रिलीज़ हो रही है, ठीक है। और अगर ट्राइंगल बना हो एरो के ऊपर तो समझ लेना कि हम इस रिएक्शन में हीट दे रहे हैं रिएक्शन को, ठीक।
तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है। गाय के फॉर्म में, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ऊपर हमने 3 फॉर्म पढ़े, एक तो हमने हीट पढ़ी, फिर हमने लाइट पढ़ी और फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी, ठीक है, इस तरीके से। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, विस्थापन करना यानी हटाना, विस्थापन कर देना। विस्थापन करना का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो यहाँ पर ए बी सी और डी, ये 4 इंसान है, ठीक। इसमें से अब डी सबसे ज़्यादा पावरफुल, तो डी जाएगा, ए में एक घूंसा मारेगा और इसको हटा देगा, ठीक है। तो ए क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर आ जाएगा, ठीक है। तो अगली चीज़, अगली जो लाइन है वो हमें कैसे देखेगी, ऐसे देखेगी, क्योंकि डी क्या है, पावरफुल है। अब मान लो ए क्या है, बी और सी से पावरफुल है, चलो डी से नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन बी और सी से तो ज़्यादा पावरफुल है। तो ए क्या करेगा, बी में एक घूंसा मारेगा और ए बी की जगह और बी ए की जगह आ जाएगा। तो जो अगली हमारी लाइन होगी वो किस तरीके से बनेगी, डी ए सी और बी, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो जितना पावरफुल है, डी ज़्यादा पावरफुल है तो डी सबसे आगे आ गया। ए इन दोनों से ज़्यादा पावरफुल है तो ए क्या हो गया, इन दोनों से ज़्यादा आ गया। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर ताकत माकत से कुछ मतलब नहीं है, बट ये एग्जाम्पल है कि आपको इसे थोड़ा समझ में आ जाए, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, वो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटाता है जो ज़्यादा रिएक्टिव हो, ठीक है। जैसे अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो देखो, आयरन काय के साथ रिएक्ट कर रहा है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। ये है भरा है नीले कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक। तो आयरन ने, अब देखो, अब यहाँ पर प्रोडक्ट में देखो तो आयरन क्या हुआ है, सल्फेट के साथ जुड़ गया, यानी आयरन ने क्या किया, कॉपर को एक लात मारी और इसके सल्फेट के साथ जुड़ गया और कॉपर को साइड में कर दिया, ये कॉपर बेचारा साइड में हो गया, ठीक। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो आयरन है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू कॉपर, कॉपर की कंपैरिजन में जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक। जैसे कि और नीचे अगर हम इस इक्वेशन को देखें कि जिंक प्लस CuSO4, थोड़ा साइड में लिख दें, देखो जिंक प्लस CuSO4 तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस में Cu, ठीक। अब इसमें भी देखो क्या हुआ, जिंक ने क्या किया, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को एक लात मारी और खुद जाकर देखो यहाँ पर जुड़ गया, कॉपर को साइड में कर दिया। इससे हमें क्या पता चला कि जो जिंक है वो क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, कॉपर इससे क्या है, कम रिएक्टिव है, ठीक। अब इसमें अगर हम देखें तो जो आयरन नेल, इसमें रिएक्शन पढ़ते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर, एक आयरन की नेल ली हुई है, नेल मतलब आयरन की कील समझ लो, तो वो क्या हो जाती है, ब्राउन कलर की हो जाती है, ठीक है। और जो कॉपर सॉल्यूशन है ब्लू कलर, वो क्या हो जाता है, ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है और जिंक है वो भी कॉपर से ज़्यादा एक रिएक्टिव है, ठीक है। आगे के चैप्टर में हम एक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इस सीरीज से हमें पता चलेगा कि कौन सा जो एलिमेंट है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है, ठीक है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर एक एलिमेंट है वो इस दूसरे वाले एलिमेंट को रिप्लेस कर और उसके साथ क्या बना लेता है, तो एक प्रोडक्ट बना लेता है, ठीक। इस तरीके का सिनेरियो था, बट डबल लग गया। डबल का मतलब क्या होगा कि ये वाला इसको रिप्लेस करेगा और ये वाला इसको रिप्लेस करेगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 अलग प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, यहाँ पर बीच में प्लस है, ठीक है। यहाँ पर 2 अलग प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे इसमें हम एग्जांपल देखें तो देखो, यहाँ का सोडियम ने इस बेरियम को लात मारी और इसके क्लोरीन के साथ देखो ये बन गया, जुड़ गया। और अगर हम यहाँ पर देखें तो बेरियम ने क्या किया, इस सोडियम को किक मारी और ये बेरियम इस सल्फेट के साथ जुड़कर उसने बेरियम सल्फेट बना लिया। ये इस तरीके से ये प्रोसेस चल रही है और इस तरीके से ये प्रोसेस चल रही है। आया इतना समझ में। और इसके बाद अब देखो हम 5th रिएक्शन पर आ गए, ये है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक तो समझना मुश्किल है और दूसरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में देखो 2 टाइप से डेफिनेशन होती है, एक तो एक टाइप से और एक तो दूसरे टाइप से, ठीक है। पहले टाइप से हम क्या बोल सकते हैं, देखो ऑक्सीडेशन से ये याद रखो, ऑक्सीडेशन है यानी इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, ठीक है। तो यदि किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन प्लस होता है, ठीक है, तो हम उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। या फिर किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन माइनस होता है, मतलब हाइड्रोजन को हटा दो तो भी उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और अगर हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन में समझ लो कि हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा है तो वो रिडक्शन है, या फिर ऑक्सीजन उसमें से निकल रहा है तो वो क्या है, रिडक्शन है, ठीक है। जैसे इस एग्जाम्पल को देखें, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो क्या बनना है, CO2, इसमें ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन हो गई। इसमें देखो 2CO + O2, तो इसमें भी क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ऑक्सीजन अलग हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि कुछ रिएक्शंस में दोनों चीज़ें, जैसे ये वाली है इसमें दोनों चीज़ें हो रही हैं, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल, जैसे हम इसको समझें तो देखो, जब कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन रिएक्ट कर कॉपर और वाटर बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जरा हम कॉपर को देखें तो देखो यहाँ पर क्या था, CuO था,
बट प्रोडक्ट में क्या बन मिला हमें, केवल Cu। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन हटा। तो हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि देखो जब भी ऑक्सीजन हटेगा तो क्या होगा, रिडक्शन। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, रिडक्शन, ये यहाँ पर रिडक्शन, देखो इस पर करो अच्छे से समझे। तो देखो यहाँ पर ये रिडक्शन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से हट रहा है, ठीक है, यहाँ से। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो इस हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ये जुड़ गया ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। बात आई समझ में। एक बार फिर से देखो, यहाँ पर CuO है, ठीक है। इसमें से देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन हट गया, तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। आया समझ में। अब ऑक्सीडेशन का इफेक्ट हमारी डेली लाइफ में, तो एक है कोराइजन। कोराइजन का मतलब क्या होता है, जब किसी मेटल को हम ह्यूमिड यानी मॉइस्चर में या एसिड के साथ अगर रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, इसके ऊपर एक हाइड्रेटेड ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, और जो मेटल क्या होता है वो कमज़ोर हो जाता है। जैसे कि किसी भी लोहे की चीज़ पर अगर जंग लग जाती है तो वो आसानी से टूट जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कोराइजन। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पर जंग लगना, और ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर पर काला काला हो जाना, ढंग से तैयार, सिल्वर पर क्या हो जाना, काला काला हो जाना, ठीक है। और कॉपर पर हरे कलर की कोटिंग हो जाना, जैसे कि हम बोलते हैं काई लग गई, ठीक है। इस तरीके से ये काई के एग्जांपल है कोराइजन के। और कोराइजन को प्रिवेंट कैसे कर सकती है, तो गैल्वेनाइजेशन से, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से, या पेंटिंग वगैरह से, ठीक है, पेंटेंट कर देते हैं। सेकंड है रेन एसिडिटी। रेन एसिडिटी का मतलब क्या होता है कि जो फैट्स और ऑयल्स होती हैं उनमें क्या होती है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, यानी जब अपन खुला छोड़ दो तो चीज़ें खाने की सीड़ जाती है, उनमें से बदबू आने लगती है, इस तरीके से। तो इनको हम रोक कैसे सकते हैं, तो उनमें हम एंटीऑक्सीडेंट मिला के, देखो जैसे ऑक्सीडेशन होती है, तो ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उनमें एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं, ठीक है। अब सेकंड है की फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, ठीक है। जैसे कोई भी भोजन को एयर टाइट मतलब जिसमें हवा नहीं जानी चाहिए, ऐसे बर्तन में रखो, या फिर एयर को नाइट्रोजन के द्वारा रिप्लेस करो, ये सब तो ठीक है। और फोर्थ क्या है, रेफ्रिजरेटर। देखो फ्रिज वगैरह में भी रख देते हैं तो भी क्या होती है, हमारी चीज़ें सड़ती नहीं है, ख़राब नहीं होती हैं जल्दी, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ में आया होगा। इस चैप्टर के बाहर कुछ भी एग्जाम, हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे बेसिकली, तो उसमें हमें पढ़ना है, अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उस नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली हम क्या देखेंगे, तो इसी के जो सारे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद बेस्ट सॉल्यूशन, हम बेस्ट सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन को समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, जो हमारी तीसरी वीडियो आएगी, हर एक चैप्टर में 3 वीडियो आएगी। एक तो आपकी बन शॉर्ट करके आएगी, दूसरे में क्या होगा कि जो भी हम क्वेश्चन हमारे बुक में दिए हैं उनको बेस्ट सॉल्यूशन के साथ, और तीसरी होगी जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, तीसरी वीडियो में, ये दूसरी वीडियो में, तीसरी वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है हम वो पढ़ेंगे। सो धन्यवाद।